Namaste, dear students. Welcome to all. So we have another session number 28, and it is related to fundamental rights part 6. तो आज हम चर्चा करेंगे अपने मौलिक अधिकार भाग 6 पे। हमने पिछले लेक्चर्स में मौलिक अधिकार में आर्टिकल 28 तक हमने कवर अप कर लिया था। ये आपका रिलेटेड रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशन से। आपको एक बात बतानी थी दोस्तों कि एग्जाम नज़दीक है और इंडियन पॉलिटी में जो फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है, बिकॉज फंडामेंटल राइट से अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाएंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी कम्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जितने लेक्चर्स मैंने आपके साथ लिए हैं आप इसको सीरियसली देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं और बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो अप करें। जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर फंसा सकता है वहाँ वो फंसाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत सारे इस साल काफ़ी सारी घटनाएं भी हुई हैं फंडामेंटल राइट्स को लेके। अभी जैसे जम्मू कश्मीर में प्रिवेंटिव डिटेंशन, फिर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, हेबियस कॉर्पस के पेटिशंस, तो ये काफ़ी कुछ फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। तो क्वेश्चंस तो आने के चांसेस 100% है ही। आप अपना पूरा एफर्ट रखें, अच्छे से देखें, दिल से देखें, सेशन को लाइक करें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। तो आज का हम काम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का काम है वो 5 बिंदुओं में है। सबसे पहले वर्ड्स ऑफ द डे, फिर फंडामेंटल राइट्स जो आज हम डिस्कस करेंगे, न्यूज़ क्लिप, चार्ट ऑफ द डे और क्वेश्चन ऑफ द डे। सबसे पहले वर्ड्स ऑफ द डे। वर्ड्स ऑफ द डे, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। ये कहना था बहुत बेहतरीन टीचर रिचर्ड फेनमैन का। तो आज 5 अगस्त भी है, टीचर्स डे भी है, तो आप सभी को टीचर्स डे की शुभकामनाएं। ठीक है, आपके लिए एक बहुत ही आसान सा और प्यारा सा सवाल कि टीचर्स डे जो मनाया जाता है वो किस पर्सनैलिटी को कोमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है। भारत में जो हम टीचर्स डे मनाते हैं तो वो कौन सी इंडियन पर्सनैलिटी है जिसे हम कोमेमोरेट करते हैं इस दिन। तो आप मुझे कमेंट थ्रेड में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो रिचर्ड फेनमैन का कहना था कि अगर आप रूम में हैं और आप समझते हैं कि आप सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन है तो आप गलत कमरे में हैं। राइट, बताइएगा इसका क्या इंटरप्रिटेशन है। मैं सुनना चाहूंगा कि इस इन वर्ड से आपको क्या समझ में आया, रिचर्ड फेनमैन ने ऐसा क्यों कहा होगा। बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स पर। फंडामेंटल राइट्स में आज हम लेने वाले हैं आर्टिकल 29, 30 और 32। 31 रिपील कर दिया गया है, ये मैंने प्रियम्बल के लेक्चर में आपको बता दिया था। तो आज हम बात करेंगे 3 आर्टिकल्स पे, 29, 30 एंड 32। सबसे पहले आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। बेसिकली जो माइनॉरिटीज हैं, तो एक सबसे अहम बात कि क्या माइनॉरिटी की डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या वो डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि आप किसको माइनॉरिटी कहोगे। तो आंसर इज नो। कॉन्स्टिट्यूशन इस पे साइलेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 guarantees to every section of citizens residing anywhere in India and having a distinct language, यहाँ आप ध्यान रखिएगा, having a distinct language, script और culture, the right to conserve the same। तो आर्टिकल 29 जो है वो हर सेक्शन को ना, हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो सोसाइटी है उसके हर एक सेक्शन को गारंटी देता है, चाहे वो भारत के किसी भी भाग में रह रहे हों, उनके पास डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हो, तो उसको बचाने के पूरे प्रावधान हैं, उसको संरक्षित रखने के पूरे प्रावधान है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 29 के तहत। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो है एवरी सेक्शन ऑफ सिटीजन, ये आप ध्यान रखिएगा। तो सवाल पूछा जा सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि क्या आर्टिकल 29 रिप्रेजेंट ओनली फॉर माइनॉरिटीज। तो आंसर इज नो, क्योंकि उसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है एवरी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, मतलब कि ये मेजोरिटी भी है और माइनॉरिटी भी है। मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों को ऐड करके आर्टिकल 29 उनके लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करने की बात करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज इंक्लूड्स राइट टू एजुटेट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हुआ है कि अगर आप किसी भी भाषा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके संरक्षण की और इसके हक की मांग कर रहे हैं, तो आपके पास राइट टू एजुटेट भी है। इसी वजह से 1965 में वी हैव सीन लैंग्वेज राइट्स इन इंडिया। इस पे हमने बात की थी 3 लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर। तो आज का दूसरा सवाल, जिसने भी देखा होगा मेरा वो लेक्चर 3 लैंग्वेज फार्मूला, तो 3 लैंग्वेज फार्मूला जो था वो किस कमिटी ने तैयार किया था, आप बताइएगा। आज का दूसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी प्रिपेयर्स द 3 लैंग्वेज फार्मूला। इसके बाद आर्टिकल 29 का जो क्लॉज 2 है वो कहता है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम।
तो बेसिकली कोई भी अगर माइनॉरिटी है वो अपने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्थापित करना चाह रहे तो किसी भी नागरिकों को उसमें एडमिशन लेने से मना नहीं किया जा सकता माइनॉरिटी में, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को डिफाइन किया गया है। तो आगे चलते हैं। आर्टिकल 30 जो कि क्लॉज 1 है, ये बेसिकली 29 का ही एक फ्लो पार्ट है, आगे बढ़ाया गया है इसको। माइनॉरिटी बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ देयर चॉइस। तो बेसिकली क्या था, बेसिकली ये था आर्टिकल 29 किसके बारे में बात कर रहा था कि आपको किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन में अगर आप जाते हो तो आपको एडमिशन से डिनाई नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। आर्टिकल 30 कहता है आप माइनॉरिटी हो, आप कोई भी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हो, उसे एडमिनिस्टर कर सकते हो, ये आपका अपना चॉइस है। आर्टिकल 30 का जो क्लॉज 2 है वो कहता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट माइनॉरिटी मैनेज्ड इंस्टीट्यूशंस इन मैटर ऑफ गिविंग एड। तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर नहीं सकता इन सब चीजों को। आर्टिकल 30 इज स्ट्रिक्टली इन नेचर ऑफ द माइनॉरिटी राइट दैट इज वन इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। आर्टिकल 29 क्यों नहीं था? आर्टिकल 29 इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने आपको बताया था वहां पे मेजोरिटी प्लस माइनॉरिटी दोनों की बात हो रही है। तो आर्टिकल 30 क्या है? आर्टिकल 30 इज होली रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया, राइट। ऑटोनॉमी ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कांट टेक अवे कंप्लीटली, इट इज क्वाइट एज मच एज वाइड एज कंपेयर टू आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 30 का जो है स्कोप वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आर्टिकल 29 से, राइट। क्योंकि इसमें सिर्फ माइनॉरिटीज को कवर अप किया गया है और उनके सभी चीजों की बात की गई है, वहां एवरी सेक्शन को कवर अप किया गया है। आर्टिकल 31 वाज रिपील्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें पता ही है, राइट टू प्रॉपर्टी था। तो आज का तीसरा सवाल कि जो आर्टिकल 31 रिपील किया गया वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट हैड रिपील्ड आर्टिकल 31? और उसके बाद इसे एक लीगल राइट बनाया गया। तो आज का चौथा सवाल आपके लिए कि राइट टू प्रॉपर्टी जो एक लीगल राइट है अब वो कौन से आर्टिकल में आता है? तो 4 सवाल मैंने आपसे आज पूछे हैं, आप इनके जवाब कमेंट थ्रेड में दीजिएगा। हमने इन सभी सवालों पे बात की है, सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। 28 सेशन की जर्नी मेरे साथ आपकी रही है, बहुत अच्छी जर्नी अभी चल रही है। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 32 की, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट पोजेसेस एंड एक्सरसाइज द राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फॉर द प्रोटेक्शन एंड एंजॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका प्रोटेक्टर है, ठीक है, आपके फंडामेंटल राइट्स के लिए, और अपना जुडिशियल रिव्यू वो एक्सरसाइज कर सकता है। इसके बाद एवरी सिटीजन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स। तो क्या ये एनफोर्सेबल है? तो यस, ये एनफोर्सेबल है। हम अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट अप्रोच फंडामेंटल राइट्स के अलावा नहीं कर सकते। एज एन इंडिविजुअल एंटिटी, इफ योर फंडामेंटल राइट्स इज नॉट वायलेटेड देन यू कैन नॉट अप्रोच सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, राइट। आपको फिर एक पूरा प्रॉपर चैनल से होकर गुजरना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए। तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का अगर आपका वायलेशन है तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये आर्टिकल 32 ये गारंटी देता है। इसके बाद दिस राइट हाउ एवर कैन बी सस्पेंडिंग ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 353 एंड 359 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं वो 352 से 360 तक हैं। 352 में आपका इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी की बात होती है जो कि इंटरनल डिस्टर्बेंस या आर्म्ड रिबेलियन के तहत होती है। 356 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब फेल हो जाती है तो जिसे प्रेसिडेंट रूल कहते हैं उसमें उसके तहत लगाई जाती है। एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब ये कोविड आया था, लॉकडाउन हुई थी, तो अप्रैल में कुछ ये बातें भी चल रही थी कि क्या भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी। समहाउ ये लगाई नहीं गई है, अभी तक ऐसा कुछ न्यूज़ आया नहीं है। तो ये आर्टिकल 353 और 359 के तहत आर्टिकल 32 जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है, प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आज का 5वां सवाल आपके लिए, बहुत ही आसान सवाल पूछ रहा हूं मैं आज आपसे। 5वां सवाल है कि जो इमरजेंसी के प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमने किस देश से बोरो किए हैं? गिव मी योर आंसर। कि हमने जो अपने इमरजेंसी के जो प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं वो कौन से देश से हमने बोरो किए हैं? इसके बाद आर्टिकल 32 कंसीडर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिकली हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने, और सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये कहा था किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, राइट।
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। उसके बाद जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल फॉर एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट, मैंने आपको बताया था आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, दैट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। फिर एक अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी होता है सुप्रीम कोर्ट का। बात करेंगे तो जुडिशरी पढ़ेंगे, बहुत ही विस्तार में सब कुछ चर्चा करेंगे हम। आज की न्यूज ऑफ द क्लिप, प्रोजेक्ट डॉल्फिन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेव डिक्लाइनिंग रिवर स्पीसीज। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है बेसिकली, ये हमारा जो डॉल्फिन है वो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, और साथ ही साथ 5 अक्टूबर को हम लोग नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे भी मनाते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आता है, शेड्यूल 1 में आता है 1972 में, शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बेसिकली गेंजेटिक डॉल्फिन्स है, जिसे जिनका साइंटिफिक नेम प्लांतिस्ता गेंजेटिका भी है, तो इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा कि क्यों इनको बचाने की ज़रूरत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड में टोटल 5 स्पीसीज़ हैं, जिसमें से एक स्पीसीज़ हमारे यहाँ इंडिया में रहती हैं। तो इस बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, इस पे सवाल आ सकते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से लेके, तो इसको आप आराम से पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ से ये मैं लेके आया हूँ, और अगर आप यहाँ नहीं पढ़ना चाहते तो अपना पर्सनल सब्सक्रिप्शन खरीद के भी वहाँ पे पढ़ सकते हैं। चार्ट ऑफ द डे देखिए, बैंक का तो बुरी हालत हो रखी है, बैंक के फ्रॉड्स जो हैं वो राइज पर हैं। एनपीएस का जो मैटर है, सुनने में आता है कि कभी रिजॉल्व हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, फिर पता चलता है कि नहीं ये तो हो ही नहीं रहा, बढ़ता जा रहा है। तो बैंक फ्रॉड जो है वो भी बढ़ता चला गया है। आप देख सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या शेयर है और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में क्या शेयर है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में फ्रॉड्स नहीं होते, वहां भी होते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक का शेयर आप देख सकते हैं ऊपर है। अमाउंट में भी आप चेक कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रॉड की अगर बात करें तो लोन फ्रॉड है, डिपॉजिट फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि सबसे बड़ा जो इसमें हिस्सा है वो लोन फ्रॉड का है। पुअर रिस्पांस टाइम भी है काफ़ी सारा, मतलब कि हमारा जो सिस्टम है काफ़ी स्लो भी है। तो बहुत अच्छा चार्ट है ये, किस तरीके से एनपीए से हम कैसे डील करेंगे अगर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आए दिन न्यूज़ में आता रहता है क्रेडिट कार्ड का हैक हो जाना, और जब से ये साइबर चीज़ें आ गई हैं और हम डिजिटल स्पेस में जैसे ही एंटर कर रहे हैं, तो प्रॉपर सिस्टम ना होने के कारण काफ़ी लूप होल्स हैं यहाँ पर, जिसमें सरकार को देखना चाहिए, आरबीआई को इस पे देखना चाहिए, राइट, और इस पे काम करना चाहिए। तो हम आने वाले समय में इसमें काफ़ी सारे ऑपरेशंस देखेंगे जो आरबीआई लॉन्च करेगी इस सिस्टम से बाहर आने के लिए, इस सिस्टम में जो भी लूप होल्स हैं उसको कवर अप करने के लिए। तो इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर है जो गलत है? ध्यान से कीजिएगा, बहुत ही मतलब डीप क्वेश्चन है ये। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और एससी एंड एसटी। आर्टिकल 22 क्लॉज 4 सेफगार्ड्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 इम्यूनिटी फ्रॉम डबल पनिशमेंट। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ वुमेन इन सर्विस अंडर द स्टेट। तो ये है, कौन सा है जल्दी बताइए। हमने सभी आर्टिकल्स पे क्लॉज वाइज बातें की हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं अगर एग्जामिनर को काफ़ी मतलब डीप में अगर एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन क्रिएट करना है तो ऐसे क्वेश्चंस वो ज़रूर आपको देंगे। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्यों ये गलत क्यों है? क्योंकि ये 16(4) में वुमेन सर्विस की बात नहीं की गई है, वो 15(3) में बात की गई है, जहाँ पे वुमेन और चिल्ड्रन को एग्जेम्प्ट किया गया है। तो दिस इज नॉट 16(4), दिस इज 15(3), राइट। 16(4) तो ये था कि स्टेट सिविल सर्विसेज में जिनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से, उनको रिप्रेजेंटेशन देना, दैट इज 16(4), जिसे अमेंड भी किया गया था हाल ही में 103rd अमेंडमेंट एक्ट के लिए। तो आज का छठा सवाल कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट क्या था? आपके लिए आज का छठा सवाल कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट क्या था, राइट। एक बार मैं फिर से आपको सारी स्लाइड्स दिखा देता हूं। आज हमने इन सब चीज़ों पे चर्चा की। रिचर्ड फेनमैन, ये आप याद रखिएगा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन कोट है ये। इसके बाद आर्टिकल 29 हमने देखा, आर्टिकल 30 देखा, आर्टिकल 32 देखा, 31 तो रिपील हो चुका है। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट डॉल्फिन देखे, उसके बाद फ्रॉड्स ऑन राइस देखा, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज के लिए मेरे साथ इतना ही। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आपका इंतजार कर रहे हैं, एनरोल कीजिए और सेवाओं का लाभ उठाइए। अगर आप हमारा एफर्ट पसंद कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इस लिंक, दी गई लिंक पे हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।